नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डार्क रूम इन रेडियोग्राफी। आज हम डार्क रूम के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं आपको मोबाइल फ़ोन क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस पिक को दिखाने का मेरा एक ख़ास मकसद है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। बार फ़ोन का इस्तेमाल अब हम कम करते हैं क्योंकि मार्केट में टच स्क्रीन फ़ोन अवेलेबल हैं। डार्क रूम भी रेडियोग्राफी में ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि डिजिटल और कंप्यूटर रेडियोग्राफी में डार्क रूम का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन डार्क रूम रेडियोग्राफी की रूट और सोल है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। आज हम डार्क रूम के बारे में पढ़ेंगे। डार्क रूम इज़ अ लाइट टाइट रूम इन विच प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोज रेडियोग्राफी इज कैरिड आउट। इट इज़ अ वाइटल लिंक इन अ चेन लीडिंग टू स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी रेडियोग्राफ। इसको हम प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं। देखिए, डार्क रूम एक लाइट टाइट रूम होता है जिसके अंदर हम एक्सपोज फिल्म को प्रोसेस करते हैं। ये एक वाइटल लिंक होता है उस चेन का जिसके थ्रू हम हाई क्वालिटी रेडियोग्राफ को प्राप्त करते हैं, और इसको हम प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं। देखते हैं डार्क रूम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। डार्क रूम की दो साइड होती हैं। एक होती है ड्राई साइड, दूसरी होती है वेट साइड। ड्राई साइड के अंदर हमें लोडिंग बेंच, कैसेट कंपार्टमेंट, स्टोरेज फॉर रिजर्व फिल्म, वेस्ट पेपर रिसेप्टेबल और पास पास देखने को मिलता है। दूसरी तरफ वेट साइड के अंदर हमको बेसिकली फिल्म प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, जिसके अंदर हम एक को एज ए बैकअप प्लान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डार्क रूम मस्ट हैव फर्स्ट सुटेबल साइज। सेकंड, लाइट टाइट, कोई भी लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए। थर्ड, रेडियोग्राफिक रूम के पास में होना चाहिए। फोर्थ, सुटेबल सिक्योर एंट्रेंस होना चाहिए उसके अंदर। फिफ्थ, अप्रोप्रिएट सेफ लाइट होनी ज़रूरी है। सिक्स्थ, एडुकेट वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। सेवन्थ, ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। एट्थ, प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर होना ज़रूरी है। नाइन्थ, हॉट और कोल्ड वाटर की रनिंग सप्लाई होनी चाहिए। टेंथ, डार्क रूम रेडिएशन प्रूफ होना चाहिए। 11th, सेफ एंड रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। 12th, पास बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। 13th, स्मूथ लोडिंग बेंच होना चाहिए जिस पर हम कैसेट को लोड और अनलोड कर सकें। 14th पॉइंट, डार्क रूम के अंदर फिल्म प्रोसेसर होना चाहिए और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट भी होने बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट पॉइंट, वहाँ पर वाइट लाइट होनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रोसेसिंग केमिकल बना सकें और जनरल वर्क कर सकें। चलिए अब सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है लोकेशन। डार्क रूम की लोकेशन हमेशा रेडियोग्राफिक रूम के पास में होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारा समय बचता है। अगर हमारे पास दो रेडियोग्राफिक रूम हैं तो डार्क रूम की प्लेसमेंट हमेशा सेंटर में होनी चाहिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास दो रेडियोग्राफिक रूम हैं, इसलिए डार्क रूम की जो प्लेसमेंट है वो सेंटर में की गई है और साथ में दो पास बॉक्स दे रखे हैं। अगर एक रेडियोग्राफिक रूम है तो डार्क रूम की प्लेसमेंट उसके बगल में होनी चाहिए और साथ में इसको पास बॉक्स से कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा पॉइंट है साइज़। देखिए, डार्क रूम का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए ताकि वो सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स को एकोमोडेट कर सके विदाउट ओवरक्राउडिंग। जो आइडियल साइज़ होता है, वो एरिया होता है, वो है 10 मीटर स्क्वायर, और जो सीलिंग हाइट होती है वो 2.5 और 3 मीटर के बीच में होती है। जो एक्चुअल साइज़ होता है डार्क रूम का वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी डिपार्टमेंट की नीड कितनी है और आपका डिपार्टमेंट का जो वर्कलोड कितना है। अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो आप डार्क रूम के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर कम है तो आप डार्क रूम के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वॉल। वॉल की जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए ताकि हम उसके अंदर काम कर रहे पर्सनल और स्टोर्ड फिल्म को रेडिएशन से बचा सकें। देयरफॉर द वॉल शुड बी शील्डेड विथ 1.6 mm ऑफ लेड इक्विवेलेंट। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग डार्क रूम की वॉल को कम्प्लीटली ब्लैक कर देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को कम रिफ्लेक्ट करता है।
तो इसीलिए कलर को हमें इस तरह चूज़ करना चाहिए कि वो कलर लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करे। जैसे ग्लॉसी क्रीम कलर, वाइट पेंट और टाइल बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा जो वॉल शुड बी कवर्ड विथ केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल, ताकि हम उसको केमिकल स्प्लैश से बचा सकें, और इसे क्लीन और वाइप करना भी आसान होना चाहिए। चौथा पॉइंट है सीलिंग। सीलिंग से फ्लेक्स गिरने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फ्लेक्स का मतलब होता है छोटे छोटे गुच्छे या फ्रैगमेंट्स। अगर ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स फिल्म या कैसेट पर गिरते हैं तो उसकी वजह से प्रोसेस फिल्म पर आर्टिफैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी जो रेडियोग्राफी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए सीलिंग को गुड क्वालिटी प्लास्टिक इमल्शन से पेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर एंटी फ्लैकिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सो दैट वी कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ फॉलिंग फ्लेक्स। फिफ्थ पॉइंट है फ्लोर। इट शुड बी नॉन पोरस एंड नॉन अब्जॉर्बेंट। देखिए, सीमेंट और ब्रिक जो होते हैं वो केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब केमिकल सूखते हैं तो वो फ्यूम को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द रेडियोग्राफर एज वेल एज़ फॉर द फिल्म। इसके अलावा इनको केमिकल स्ट्रेन से रेजिस्टेंट होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और इजीली मेंटेन होना चाहिए। जो कलर होना चाहिए फ्लोर का वो लाइट कलर होना चाहिए। डार्क रूम के फ्लोर के लिए एसफॉल्ट, पोर्सिलेन, सिरेमिक टाइल परफेक्ट चॉइस हैं, क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो लेस देन 0.5% है। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का डार्क रूम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेसिंग टैंक के साथ में हमें ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सेवेंथ पॉइंट इज़ वेंटिलेशन। डार्क रूम में वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। डार्क रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड दैट कैन बी अचीव बाय यूजिंग एसी विथ लाइट टाइट वेंट्स। रेट जो होता है वो 15 एयर चेंजेस इन एन आवर होता है। एट्थ इज़ ह्यूमिडिटी, विच इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डार्क रूम की 40 और 60 के बीच में ही मेंटेन रहनी चाहिए। लो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्टैटिक चार्ज बिल्टअप। इफ दिस डिस्चार्ज टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अनप्रोसेस्ड फिल्म, इट विल सीन एज ए लाइटनिंग लाइक आर्टिफैक्ट ऑन अ प्रोसेस फिल्म। देखिए, जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो फिल्म की सरफेस के ऊपर स्टैटिक चार्ज बनने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर यही स्टैटिक चार्ज फिल्म की सरफेस के ऊपर डिस्चार्ज होता है तो उससे प्रोसेस फिल्म के ऊपर हमें एक लाइटनिंग लाइक आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फिल्म। नाइन्थ पॉइंट इज़ टेम्परेचर। डार्क रूम का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फिल्म पर फॉग का लेवल भी बढ़ता रहता है। फॉग का मतलब होता है अनवांटेड डेंसिटी ऑन द फिल्म। 10वां है पास बॉक्स। इसकी मोस्ट सुटेबल लोकेशन फिल्म लोडिंग बेंच के बगल में होती है। जो टिपिकल पास बॉक्स होता है उसके अंदर 2 लाइट टाइट डोर होते हैं जो रेडिएशन प्रूफ भी होते हैं, और वो इस तरीके से इंटरलॉक होते हैं कि आप एक समय में केवल एक ही डोर को ओपन कर सकते हैं। पास बॉक्स को हमने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर एक में हम एक्सपोज कैसेट को रखते हैं, दूसरे में हम अनएक्सपोज कैसेट में रखते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डार्क रूम है उसके अंदर हम रिवॉल्विंग पास बॉक्स का यूज़ करते हैं। जब रेडियोग्राफर कैसेट को एक्सपोज करता है तो उसको एक्सपोज कंपार्टमेंट में रख देता है। डार्क रूम के अंदर काम करने वाला व्यक्ति इस कैसेट को निकालता है, फिल्म को प्रोसेस करता है और इसके अंदर एक नई अनएक्सपोज फिल्म को लोड करके इसको अनएक्सपोज कंपार्टमेंट में रख देता है। 11th इज एंट्रेंस डोर। डार्क रूम के डोर को लाइट टाइट के साथ साथ रेडिएशन प्रूफ भी होना बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग टाइप ऑफ एंट्रेंस डोर इज यूज इन द डार्क रूम। पहला है सिंगल डोर। इसके अंदर एंट्री के लिए सिंगल डोर का उपयोग होता था। इसका एडवांटेज था ये इनएक्सपेंसिव थे और इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस। इसके जो बनने की जो लागत होती थी वो काफ़ी कम होती थी और ये काफ़ी कम स्पेस को घेरते हैं।
डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट ट्रूली लाइट प्रूफ। ये पूरी तरह लाइट प्रूफ नहीं होते थे। इससे लाइट के आने के चांस बने रहते थे, जिससे फिल्म फॉगी हो सकती हैं। सेकेंडली, इट पोजेस सेफ्टी हैज़र्ड। इसमें सेफ्टी कम होती है। सेकेंड टाइप ऑफ डोर यूज इज़ नोन एज डबल डोर। इसके अंदर दो डोर का उपयोग होता है और जिसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ये डोर इस तरीके से इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक्ड होते हैं कि एक समय पर एक डोर को ही ओपन किया जा सकता है। थर्ड टाइप ऑफ डोर इज कॉल्ड मेज और लैबोरेंथ। जो मेज होता है वो जिगजैग टाइप का डोर होता है और जो लैबोरेंथ होता है इट हैज़ ए पैरेलल पासेज एंड फेसिंग वॉल। एंटायर पासेज एंड वॉल इज पेंटेड ब्लैक। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दो पासेज हैं और दोनों वॉल को फेस कर रहे हैं। इसका जो इंटायर पासेज होता है वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है। इसके जो एडवांटेज होते हैं, इजी एंड इंस्टेंट एक्सेस, इसके अंदर आप आसानी से आ जा सकते हैं एंड कंटिन्यूस वेंटिलेशन बना रहता है। इसके अलावा क्विक इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त पे आप आसानी से यहाँ से बाहर आ सकते हैं और ये इनएक्सपेंसिव होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक इट ऑक्यूपाइज लॉट ऑफ स्पेस। फोर्थ इज रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर का प्रयोग मॉडर्न डार्क रूम में ज़्यादा होता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, लाइक इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, ये काफ़ी कम स्पेस लेते हैं। सेकंड, नो एक्सीडेंटल एक्सपोजर ऑफ अनसेफ लाइट फ्रॉम आउटसाइड। इसमें बाहर से आने वाली लाइट का कोई भी खतरा नहीं होता है। डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन इन इमरजेंसी। आपातकाल के समय में इससे बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है। सेकंड, डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द डार्क रूम। थर्ड, इट रिक्वायर टू हैंड ऑपरेशन। डार्क रूम ल्यूमिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेफ लाइट, दूसरा होता है वाइट लाइट। चलिए पहले सेफ लाइट के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी सेफ लाइट पूरी तरीके से सेफ नहीं होती है। अगर आप फिल्म को ज़्यादा समय तक सेफ लाइट के नीचे रखेंगे तो फिल्म के फॉगी होने के चांस बढ़ जाएंगे। उसके अंदर अनवांटेड डेंसिटी आ जाएगी, जिससे फिल्म की डिटेल कम हो जाएगी। आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप फिल्म को एक्सपोज करके उसको प्रोसेस करने के लिए डार्क रूम में ले जाएं, तो फिल्म को ज़्यादा समय के लिए सेफ लाइट के नीचे ना रखें। उसे तुरंत प्रोसेस करें और कैसेट को लोड करके बाहर आ जाएं। जितना ज़्यादा समय आप फिल्म को सेफ लाइट के नीचे रखेंगे, उतना ज़्यादा उसका फॉगी होने के चांस बढ़ जाएंगे। सेफ लाइट बेसिकली एक प्रॉपर कलर्ड फिल्टर होता है जो दो ग्लास के बीच में प्लेस होता है। मान लीजिए हमारे पास रेड कलर फिल्टर है, तो जब उसमें से वाइट लाइट पास होगी तो फिल्टर रेड लाइट को पास होने देगा और बाकी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जो फिल्म ब्लू लाइट सेंसिटिव होती हैं, उसके लिए हम जिस सेफ लाइट का प्रयोग करते हैं उसको हम एम्बर सेफ लाइट बोलते हैं, और जो फिल्म ग्रीन लाइट सेंसिटिव होती है उसके लिए हम रेड सेफ लाइट का प्रयोग करते हैं। लोडिंग बेंच का जो डिस्टेंस होता है सेफ लाइट से वो 4 फीट होता है या 1.2 मीटर होता है, और जो हम बल्ब प्रयोग करते हैं वो 15 वॉट का होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, सेफ लाइट दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट और इनडायरेक्ट सेफ लाइट। डायरेक्ट सेफ लाइट फेस टुवर्ड द लोडिंग बेंच and indirect safe light face toward the ceiling. To check the safeness of safe light, a test is done called coin test. दूसरा होता है white light. A source of overheaded white light is needed for general purpose. देखिए, जितनी इम्पोर्टेंस हमारी सेफ लाइट की होती है उतनी इम्पोर्टेंस वाइट लाइट की होती है, क्योंकि जनरल काम करने के लिए हमें वाइट लाइट की आवश्यकता पड़ती है। लाइक चेंजिंग प्रोसेसिंग केमिकल, जब हम प्रोसेसिंग केमिकल को बनाते हैं तब हमें वाइट लाइट की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसेट एंड स्क्रीन, जब हम स्क्रीन को साफ़ करते हैं या कैसेट को मेंटेन करते हैं वहाँ भी लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। थर्ड, इक्विपमेंट सर्विसिंग। फोर्थ, क्लीनिंग वर्क प्लेस एंड फ्लोर। इसके अलावा वाइट लाइट की जो प्लेसमेंट होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो सीलिंग के क्लोज होनी चाहिए ताकि जो स्ट्रॉन्ग शैडो है लाइट की ना पड़े। इसको सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए। जो बल्ब है वो 30 वॉट का होता है और जो आइडेंटिफिकेशन है स्विच का वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
Loading bench, it should be large enough to accommodate largest cassette size. ये नॉन स्टैटिक मटेरियल का बना होना चाहिए, जैसे वुड, लैनोलियम, स्टोन। प्लास्टिक लैमिनेट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को होल्ड करता है। 14th is film storage bin. Dark room should have film storage bin to store film and protect them from high temperature, humidity, radiation, fume and physical damage. लास्ट है प्रोसेसिंग यूनिट। ये दो प्रकार की होती हैं, मैनुअल प्रोसेसर और ऑटोमेटिक प्रोसेसर। कभी कभार दोनों को ही इस्तेमाल में लाया जाता है, जहाँ पे हम मैनुअल प्रोसेसर को ऑटोमेटिक के लिए एज ए बैकअप प्लान की तरह यूज़ करते हैं जब ऑटोमेटिक प्रोसेसर ख़राब हो जाता है। चलिए पहले मैनुअल प्रोसेसर की ही बात कर लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक मास्टर टैंक है और इसके साथ साथ यहाँ पर 3 इंसर्ट टैंक है। पहला डेवलपर है, दूसरा रिंस है और तीसरा फिक्सर है। साथ में जो एक बड़ा सा कंपार्टमेंट है वो वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैनुअल प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोज फिल्म को डेवलपर में डाला जाता है जहाँ पर फिल्म डेवलप होती है। उसके बाद फिल्म को रिंसर में डाल दिया जाता है जहाँ पर फिल्म को वॉश किया जाता है। उसके बाद फिल्म को फिक्सर में डाला जाता है जहाँ पर फिल्म फिक्स होती है। उसके बाद फिल्म को एक बड़े से कंपार्टमेंट में डाला जाता है जहाँ पर फिल्म को वॉश किया जाता है लगभग 20 मिनट के लिए। उसके बाद एक अलग से कंपार्टमेंट में फिल्म को ड्राई किया जाता है, जिसके बाद हमें एक प्रोसेस फिल्म मिल जाती है। अगर हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर की बात करें तो ये मैनुअल प्रोसेसिंग से काफ़ी फास्ट होता है। इसके अंदर हमें फिल्म प्रोसेस होकर 90 सेकंड में बाहर मिल जाती है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले डेवलपिंग होती है 25 सेकंड्स के लिए 33 डिग्री सेल्सियस के अंदर। उसके बाद फिल्म को फिक्सर में फिक्स किया जाता है 25 सेकंड्स के लिए। उसके बाद फिल्म को 17 सेकंड के लिए रिंस किया जाता है। उसके बाद फिल्म को ड्राई होने में लगभग 25 सेकंड लगते हैं। अगर हम टोटल करें तो टोटल टाइम होता है 90 सेकंड। 90 सेकंड के बाद हमें फुली प्रोसेस्ड फिल्म मिलती है जिसको रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है और पेशेंट का डायग्नोसिस तैयार करता है। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।